Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome to Success Mantra. In today's class, we are going to discuss previous year questions, frequently asked questions I can say, and how do we solve them. What should be our approach to solve any one of these questions if we have in the RC. तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो बाद में सोचना है, पहले देखना है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, कौन से क्वेश्चंस में हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, उनको सॉल्व करने का, उनके सोल्यूशन का, उनका सबसे सबसे बेस्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमको लेकर चले। फर्स्ट थिंग, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आरसी अगर हमारे पास है, किस किस तरीके के क्वेश्चन हमें उनमें मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लगभग लगभग हर आरसी में हमको मिलता है, दैट इज मेन आइडिया, पर्पस ऑफ द पैसेज। आई कैन से मेन आइडिया ऑफ पर्पस ऑफ द पैसेज। इसको हम जिस्ट भी बोलते हैं, जिस्ट भी हम इसको बोलते हैं, राइट। तो मेन आइडिया और पर्पस ऑफ द पैसेज, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। मेन आइडिया के बाद सेकंड जो लगभग लगभग हर आरसी में मुझको मिला है, टोन ऑफ द पैसेज। क्या मिला है? टोन ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। सो आई कैन से ये जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं ये काफी डिफिकल्ट भी मान सकता हूं मैं, या आई कैन से कि मॉडरेट या डिफिकल्ट। हमारे अभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई डिस्कस, पहले देख ही लेते हैं। इसके बाद फोर्थ जो सिनेरियो है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स इन्फ्रेंस हुआ, टोन बेस्ड क्वेश्चन हुए, और ट्रू एंड फॉल्स हुआ। एक और जो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर देना, लगभग लगभग हर आरसी में मैंने जो देखा प्रीवियस ईयर, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सिनोनिम बताए, है ना, विच इज जो वर्ड गिवन है पैसेज में उसका सिनोनिम बताए या अपोजिट एंटोनिम बताए। इसके अलावा राइटिंग स्टाइल क्या है ऑथर का, ये भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। फिगर ऑफ स्पीच, ये भी कुछ क्वेश्चंस थे। लेकिन जो हर लगभग लगभग मुझे हर आरसी में जो क्वेश्चंस मिले हैं वो मेन आइडिया, टोन ऑफ द पैसेज, इन्फ्रेंस एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो इससे एक आइडिया लग जाता है। और आपको ये माइंड में रखना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उसमें सोल्यूशन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं हो जाता है, जब तक आपको और कोई चीज़ अटेम्प्ट नहीं करनी है। तो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में। आई लेट यू नो कि एक-एक पार्ट को हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। नाउ कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेट मी डिस्कस। So now, how do we get the main idea of the passage? How do we get the main idea of the passage? So first of all, if I ask you कि how do we get the main idea of the passage, just think about it, है ना, एक बार सोचना है। So generally, if I ask the students, let me know कि how do we get the main idea of the passage, they say कि sir, after reading a few lines of the paragraph, or we can read the first two lines of first and last paragraph, so we can understand we can get the answer of main idea, purpose or gist of the passage. So just keep the simple thing in your mind कि examiner is not a fool. Examiner fool नहीं है कि जो जनरली बच्चों ने सोचा है कि कुछ लाइंस पढ़कर या फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ की 2 लाइंस पढ़कर मुझे आंसर मिल जाएगा मेन आइडिया का, तो वही आपको वो ऑप्शन में मिलता है। जो आप सोचते हैं एग्जामिनर आपसे पहले जानते हैं कि बच्चे जनरली आंसर कैसे देते हैं। जो आपने कुछ लाइंस को पढ़ के मेन आइडिया निकाला है, वही आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में मिलता है जिसको आप राइट आंसर करके आते हैं। ऑब्वियसली अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही होगा। तो नाउ द जो जो सबसे सही अप्रोच है टू गेट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, जस्ट रीड द लाइन। तो फर्स्ट, कीप योर आंसर्स एज ब्रॉड एज पॉसिबल। गो फॉर द broadest possible answer. The main purpose of the passage has to be like in a running theme throughout the passage. It can't just be a particular detail at the beginning or in the end. It's a broad theme, not a particular detail. Incorrect answers focus on a particular detail in a passage rather than the entire passage. क्या मतलब हुआ? जो मैंने आपको बताया है, जैसे हम एक सेंटेंस, अब पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन है, फिर आप कंक्लूजन भी है लास्ट में, बीच में भी पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन से रिलेशन होता है और कंक्लूजन का इंट्रोडक्शन से रिलेशन होता है, एक रिलेशन सभी पैराग्राफ्स का आपस में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ या फ्यू लाइंस के बाद मैं आंसर ले सकता हूं? ये नैरो आंसर्स होते हैं। आपके मेन आइडिया का जो या जिस्ट का या पर्पस का आंसर हमेशा ब्रॉड आंसर हो। इससे एक हिंट भी लग सकता है
कि जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है जिस ऑप्शन में, जो नैरो नहीं है, वो मेरा आंसर हो सकता है। जो नैरो ऑप्शंस हैं मेरे पास मेन आइडिया में, जो 4 ऑप्शंस में से जिसमें नैरो यानी कि बहुत कम-कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आपका आंसर नहीं होगा एज़ फार एज़ द मेन आइडिया का क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड। एज़ सिंपल एज़ देखिए कीप योर आंसर एज़ ब्रॉड एज़ पॉसिबल क्योंकि आपके फर्स्ट पैराग्राफ से लेके लास्ट पैराग्राफ तक क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में अकॉर्डिंग टू द पैसेज उसके बारे में आपको काफ़ी सोचना है, ब्रॉड सोचना है। Second thing, the main purpose of the passage has to be like in a running theme throughout the passage. यानी क्या मतलब हुआ एक पैराग्राफ का रिलेशन सेकंड जैसे मैंने कहा ना इंट्रोडक्शन का रिलेशन आपका कंक्लूजन से हो सकता है कंक्लूजन का रिलेशन इंट्रोडक्शन से भी होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हम फ्यू लाइंस पढ़कर इसका आंसर दें जो जनरली बच्चे गलती करते हैं एज सिंपल एज सो मेन आइडिया के लिए और क्या बातें ध्यान रखनी है इट्स अ ब्रॉड थीम नॉट अ पर्टिकुलर डिटेल किसी पर्टिकुलर डिटेल की जो पैसेज में बात हुई है वो आपका आंसर नहीं होगा जो हम फ्यू लाइंस पढ़कर लेते हैं इनकरेक्ट आंसर फोकस ऑन अ पर्टिकुलर डिटेल इन अ पैसेज रेदर देन द एंटायर पैसेज यानी जो इनकरेक्ट आंसर है वो किस पे फोकस करते हैं ये सिंपल लिखा हुआ है ऑन अ पर्टिकुलर डिटेल है ना वो पूरे पैसेज के बारे में बात नहीं करते तो टू गेट द आंसर ऑफ मेन आइडिया और पर्पस ऑफ द पैसेज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट and how can we understand it's there is no rocket science to understand to solve these types of questions I can say the level of difficulty is moderate इन तरीके के क्वेश्चंस की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो मॉडरेट होती है एज सिंपल एज तो कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बस एक अवॉइड करना है डोंट मेक अ हैबिट टू रीड जस्ट अ फ्यू लाइंस ऑफ द पैसेज ये हैबिट आप बिल्कुल हटा लीजिए सिंपल है 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है एक ट्रिक भी इसमें हो सकती है जो नैरो ऑप्शंस हैं उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए जो ब्रॉड है वो भी आपका आंसर है ना जनरली ये भी करेक्ट होता है लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्योंकि आप अगर ये समझ लेते हैं कि मेरा पैसेज में बोला क्या जा रहा है तो सिर्फ मेन आइडिया के क्वेश्चंस नहीं कुछ और क्वेश्चंस भी इसके बिहाफ पर आप सोल्व कर सकते हैं तो इफ देयर आई होप कि मेन आइडिया आपको थोड़ा क्लियर हुआ है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस की लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैं कह सकता हूँ कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है एलओडी लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट भी माने जाते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज जनरली वी गेट वेरी क्लोज ऑप्शन हमें ऑप्शंस बड़े क्लोज मिलते हैं दैट इज ओनली द रीजन कि इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम डिफिकल्ट भी मानते हैं बट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्रेंस क्वेश्चंस होते क्या है जैसे मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी 4 ऑप्शंस गिवन है कैन बी इन्फर्ड दैट मीन्स इसमें पूछा गया है ट्राई टू फाइंड इट आउट दैट ऑप्शन विच इज मेंशन इन द पैसेज दैट इज मेंशन इन द पैसेज कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है इन 4 ऑप्शंस में से जो कि पैसेज में गिवन है वो इन्फ्रेंस आपका आंसर होगा एक अपोजिट क्वेश्चन होता है कैन नॉट बी इन्फर्ड कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पैसेज में मेंशन नहीं है 2 क्वेश्चंस हैं कैन बी इन्फर्ड 4 में से एक ऑप्शन वो ढूंढना है जो मेंशन है यानी बाकी 3 मेंशन नहीं है सेकंड क्वेश्चन कैन नॉट बी इन्फर्ड यानी 4 में से एक ऑप्शन वो ढूंढना है जो मेंशन नहीं है बाकी 3 आपको लगेंगे मेंशन अब ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने में जनरली बच्चा प्रॉब्लम क्या करता है कि वो अपने एजम्पशन का यूज करता है हाइपोथेटिकल जाता है जनरली बच्चा जो पैसेज में गिवन है उसके अलावा भी अपना एजम्पशन लगाने लगता है दैट इज ओनली द रीजन कि ये हमारा क्वेश्चंस के आंसर जनरली गलत होते हैं जो आपने एजम्पशन किया है फिर से मैं कहूंगा जस्ट थिंक एग्जामिनर इज नॉट अ फूल वो जानता है पहले से कि आपने एजम्पशन किया इन्फ्रेंस बेस में वो ऑप्शन आपको मिलेगा तो कैसे सोल्व करते हैं इन्फ्रेंस क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार The first that you must keep in mind is that the answers to inference-based RC questions are not directly stated in the passage. यानी कोई आपकी जो एक एज इट इज लाइन है ना पैसेज की वो इन्फ्रेंस में आपका आंसर नहीं बनेगी ये सिंपल बात फिर बट द पैसेज विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ द राइट आंसर लेकिन जो एविडेंस है जो आपका राइट आंसर है वो आपके पैसेज में ही गिवन हो यानी हमारी एज इट इज लाइन तो आंसर नहीं बनेगी लेकिन पैसेज के बाहर भी कोई ऐसा नहीं है जो आपने एज्यूम किया है वो आपका आंसर बने मिलेगा पैसेज से ही लेकिन डायरेक्ट लाइन नहीं बनेगी ये भी ध्यान रखना है कोई सिंगल लाइन या फ्यू लाइंस आपने अगर आरसी की पढ़ी है तो इन्फ्रेंस का आंसर नहीं दे सकते जैसे कि मैंने मेन आइडिया का बोला आपको इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट तो उससे आपका मेन आइडिया तो निकलता ही है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी होते हैं स्ट्रेंथ एंड वीक एंड क्वेश्चन भी होते हैं ये काफ़ी आसान हो जाता है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन आइडिया के लिए जैसे अप्रोच करी थी वैसे ही कहीं न कहीं अप्रोच है, बस थोड़ा-सा इसमें एक अप्रोच और अलग रखनी है। और क्या देखना है? डोंट थिंक दिस क्वेश्चन, ये मैंने क्यों लिखा? हम जनरली अगर इन्फ्रेंस का क्वेश्चन सोचते हैं, तो हमारी अप्रोच गलत हो जाती है। हम अपना असम्पशन लगा लेते हैं। हम उस पैसेज के अकॉर्डिंग, जैसे एक एग्ज़ाम्पल अभी मैंने रिसेंटली कराया, एक आपके सामने बता दूँ। जैसे मैंने कहा कि पैसेज में मेंशन है कि ड्यू टू द पैंडेमिक 200 मिलियन पीपल वुड लॉस देयर जॉब्स, ये मेंशन है। अब मैंने आपसे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड इन द पैसेज, है ना? कि कौन-सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इन्फर्ड है। तो उसमें एक ऑप्शन था सेम ऐसा, 200 मिलियन पीपल कुड लॉस देयर जॉब्स, एक बार समझिएगा पहले। उसके बाद आगे उस सेंटेंस में लिखा हुआ था इट कैन बी कैटास्ट्रॉफी, इट कैन बी अ कैटास्ट्रॉफी, यानी ये एक बिग प्रॉब्लम बन सकती है जो 200 मिलियन लोगों की जॉब गई। नाउ आपका असम्पशन, आपने एज्यूम किया कि 200 मिलियन लोगों की जो जॉब जाएगी, उससे क्या होगा? ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो कहीं न कहीं करेक्ट तो है, लेकिन आई वांट प्रूफ, मुझे प्रूफ चाहिए इस बात का कि वेयर इज़ इट मेंशन इन द पैसेज। ये बात कहाँ पर मेंशन है कि ये बड़ी प्रॉब्लम या छोटी प्रॉब्लम बनेगी? आपने एज़्यूम किया है, आपने आपका असम्पशन है ये कि ये हो सकता है, लेकिन वो असम्पशन कहीं भी पैसेज में एक सिंगल वर्ड भी उस बारे में मेंशन नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ ये ऑप्शन अगेंस्ट है, ये मेंशन नहीं है, ये अगेंस्ट है। आप ध्यान स समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, मैंने क्या बोला है यहाँ पर? एज़ सिंपल एज़ ये तो मेंशन था 200 मिलियन पीपल कुड लॉस देयर जॉब्स, ये तो पैसेज में मेंशन है। लेकिन जो अगले वर्ड्स लिखे थे ना कि ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, ये पैसेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं था। इसलिए मैं आसानी से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ कि कैन बी इन्फर्ड, यानी ये बात पैसेज में मेंशन नहीं है। तो बट द पैसेज, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुआ, ये भी बात हुई। अब डोंट थिंक दिस क्वेश्चन, जस्ट थिंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू वी हैव अ प्रूफ? डू वी हैव अ प्रूफ? डू वी हैव अ प्रूफ फ्रॉम द पैसेज? एक ऐसा ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है जिसका आपके पास प्रूफ है कि ये पैसेज में मेंशन है। इसको इन्फ्रेंस का क्वेश्चन आया, आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन प्रूफ से रिलेटेड है, assumption से रिलेटेड नहीं है। ध्यान सुनिए मेरी बात। फिर से मैंने कहा किससे रिलेटेड है? प्रूफ से रिलेटेड है। अब दूसरी बात, हम उन क्वेश्चंस की सीधा बातें कर रहे हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इनकी डिफ़िकल्ट और मॉडरेट तो मैंने बताया ही है। अब हम जनरली किन स्ट्रैटेजीज़ में लगे रहते हैं? हम उन क्वेश्चंस के बारे में हम अब मैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इतना बिलीव करता हूँ कि आप सब ये सब जो बेसिक जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, जैसे कि को कीवर्ड्स आप जॉट डाउन कर लीजिए व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। सब पैसेज पहले रीड करें या क्वेश्चंस पहले रीड करें। ये सब बेसिक बेसिक वो हैं हमारी स्ट्रेटजीज़, राइट? जिनके बारे में मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन चीज़ों को सबसे पहले आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है। ये बात ध्यान रखिए। इन्फ्रेंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखते ही आपको एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये मुझसे प्रूफ माँग रहे हैं। ये चीज़ कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आप कह सकते हो कि ये मेरे पास प्रूफ है कि ये पैसेज में मेंशन है, राइट? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना। प्रेजेंट प्रूफ ऑफ योर इन्फ्रेंस आंसर यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। क्लियर है कि आपके पास एविडेंस प्रूफ होना चाहिए ना, जो पैसेज में कहीं पर टेक्स्ट में मेंशन है। नेक्स्ट, नो योर ओन आइडिया, डेफिनिटली नो एनी assumption यू गॉट। कोई भी आपने पैसेज को रीड करके अगर आपने कुछ आपका कुछ assumption है, तो वो बिल्कुल नहीं लगाना। हाइपोथेटिकल बिल्कुल नहीं जाना। भले ही आपके अकॉर्डिंग कि आपका assumption सही है, लेकिन वो पैसेज में कहीं गिवन नहीं है, तो आपके assumption को बिल्कुल रोक देना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से सर इट कुड बी, इट माइट बी, so I don't want your might be. I don't want your could be. I want the evidence. I want the proof where it is mentioned in the passage. तो अप्रोच इस तरीके से रखनी है कि मुझे ये सर हो सकता है ना 200 मिलियन लोग की जॉब जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, माइट बी अ बिग प्रॉब्लम, है ना, कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। सो आई डोंट वांट योर माइट बी और कुड बी स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज। कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा एटीट्यूड एकदम अलग हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं तौर पे आपसे बोलूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू डोंट हैव एडिक्वेट टाइम, तो आप 2G की जनरेशन वाले, जैसे अभी 5G चल रहा है, तो 2G जनरेशन के जो क्वेश्चन्स हम होते हैं, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ बड़े ईज़ी से। हम 5G में हैं, 2G के बारे में सोचेंगे, ऑब्वियस है हम वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं।
इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस है ना कीवर्ड्स को करना, इसके अलावा पहले पैसेज रीड करूँ या फिर मैं पहले क्वेश्चंस को रीड करूँ, सर सिनोनिम क्वेश्चंस भी होते हैं, इनकी प्रिपरेशन करूँ, ये 2G ज़माने की बातें हो गई, राइट? जो हमें पहले मतलब बैठते ही पहले से ही पता होनी चाहिए, एज़ सिंपल एज़, है ना? उसके बाद अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड हमें पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हमें एग्ज़ाम्स में हर पैसेज में मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन्स भी मिल रहे हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जा रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। सीधा उन पर अटैक कीजिए। और स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए? एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडिया का हांगकांग के साथ मैच करूँगा, सो ऑब्वियस है कि उतनी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही मैच अगर मेरा पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो मुझे स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी। तो सिनोनिम का क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, इसके अलावा या मैं सिनोनिम एंटोनिम बोल सकता हूँ। इस तरीके के जो आप क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्या है कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे आपका मैच हांगकांग के साथ। अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन्स कर रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आपका मैच ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान टीम के, जहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज़ ना आपकी कैसी स्ट्रैटेजीज़ होगी, आप खुद सोच सकते हैं इस बारे में। तो इन चीज़ों को आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन्स का आंसर कैसे आता है। सबसे पहली बात मैं आपका कुड बी या माइट बी बिल्कुल नहीं चाहूँगा। पैसेज में गिवन है मुझे प्रूफ दो। मुझे आपका माइट बी, कुड बी नहीं चाहिए। मुझे तो प्रूफ चाहिए कि ये कहाँ पर मेंशन है। इन्फ्रेंस का क्वेश्चन देखा, तुरंत तो एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि प्रूफ का क्वेश्चन है। मुझसे प्रूफ माँग रहा है कि कौन-सा ऐसा क्वेश्चन है ऑप्शन है जो कि गिवन है। मुझे प्रूफ दो उस बात का। अपना असम्पशन नहीं चलाना है। दूसरी बात, यू वांट एन आंसर दैट डज़न्ट कंटेन एनी assumption, ये जो बात मैंने बोली है। आई वांट दिस आंसर इज़ प्रूवन ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट। वही बात, मुझे प्रूफ चाहिए। डोंट रिलाई ऑन योर assumption और hypothetical। ये चीज़ ध्यान रखना, ये यही एक कारण होती है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर, कि बच्चा रिलाई कर जाता है अपने assumption पर और है ना, अज़्यूम करने लगता है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए इनकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिलीव मी, अगर इन क्वेश्चन्स को आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो यानी आरसी के जो बाकी क्वेश्चन्स हैं ना, वो आपके लिए ऐसे हो जाएँगे, जैसे आपके लिए कोई एक सिंपल बहुत नॉर्मल सी टीम के साथ मैच। तो जब तक इन्फ्रेंस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप अपने आप को ना समझ लें कि मेरे अब मैं इनमें अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा हूँ, जब तक आपको अपने आप को रोकना नहीं है, एज़ सिंपल एज़। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई बिलीव कि आप समझ गए हैं कि इन्फ्रेंस देखा तो मुझे प्रूफ चाहिए, असम्पशन नहीं, कुड बी या माइट बी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो टोन का क्वेश्चंस होता है कि हाउ डू वी गेट द आंसर ऑफ टोन ऑफ द पैसेज, तो एज़ सिंपल एज़, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप अगर इफ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स, तो आपको इनका आंसर मिल जाए। व्हाइल रीडिंग द आरसी, जब आप आरसी को रीड करते हैं या जब देखते हैं पैराग्राफ्स में, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को फोकस कर लीजिए, आंसर मिल जाए। इसमें सबसे और क्या वाइटल हो सकता है? इसमें हो सकता है कि आपको आपको मीनिंग ही ना पता हो उन, जैसे आपने एडजेक्टिव तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन आपको मीनिंग नहीं पता। तो टोन का क्वेश्चन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू सॉल्व। आपको बस कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा फाइट, आपको लगा कि अच्छा एक बात बताइए टोन का मतलब क्या है? एज़ सिंपल एज़, जैसे हमारा भी तो मूड होता है ना, हम अलग-अलग सिनेरियोज़ में अलग-अलग मूड रखते हैं। मैं अब आपको टीच कर रहा हूँ तो अलग है, आपको समझाने के बाद आप गलतियाँ करेंगे तो मूड अलग होगा, किसी चीज़ से मैं खुश हूँ तो मूड अलग होगा, उसको परेशान हूँ तो अलग होगा, क्रिटिसाइज़ करूँगा। तो टोन यही होती है, सिर्फ़ आपको बताना है कि ऑथर का क्या एटीट्यूड है उसका, क्या मूड था उसका। राइट? तो हमें ये वर्ड्स हेल्प करते हैं उसका मूड बताने में, उस टोन ऑफ द पैसेज का आंसर देने। अब दूसरी बात, ये तो रहा कि ये हेल्प करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। तो एक लिस्ट है जो हमें याद कर लेनी है, नॉट मतलब रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको लग रहा है कि वो फाइटिंग मूड में था। किस मूड में था? फाइट, ठीक है? फाइटिंग मूड में था। तो आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा वहाँ पर। आपको इसके अलावा वर्ड्स याद करने होंगे, इस तरीके के, बेलिजरेंट, बेलिकोज़, पग्नेशियस, ये वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। आपको लगा इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अगर आप इन वर्ड्स को करते हैं, तो आपको टोन का आंसर मिल जाता है। तो टोन को आइडेंटिफाई करना देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए।
जो ऑप्शंस में हमें मिलेगा, मैंने लगा कि ये क्या मीनिंग होता है? व्हेन जब 2 लोगों के बीच में आर्गुमेंट चल रही है, 2 नेशंस के बीच में आर्गुमेंट चल रही है ना? उनकी फाइटिंग मूड मतलब फाइट हो रही है उन दोनों के बीच में। सो आरसी में तो पता चल गया फाइट हो रही है। लेकिन मुझे फाइट के अलावा इनका मीनिंग नहीं पता है, तो मैं आंसर कैसे कर पाऊँगा? इन मीनिंग होना चाहिए। अब मैंने कहा आपसे वो हैप्पी है किसी बात को बताने में, है ना? वो हैप्पी है, तो हैप्पी का तो नहीं मिलेगा आपको, आपको पता होना चाहिए। सैंग्विन पता होना चाहिए, एलाक्रिटी पता होना चाहिए, ये वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, तभी तो हम आंसर दे सकते हैं ना इन जैसी टोन का आंसर। तो ये एक हमें अप्रोच है टोन का आंसर देने में, एडजेक्टिव्स तो और एडवर्ब्स तो पता होने चाहिए, लेकिन इनका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, एज़ सिंपल एज़। आपने सुना है ना मेलनकोली, ग्लूमी, these टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड लर्न, है ना? कोई रिजिड है, तो रिजिड में आपको नहीं मिलेगा ना, आपको डॉगमैटिक इस तरीके के हमें लर्न करने हैं वर्ड्स। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनका आंसर करने में। बस ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है। जनरली यही क्वेश्चंस पूछने के मतलब पूछे जाते हैं और चांसेस भी तो प्रीवियस ईयर्स को आपने एग्जामिन किया है तो हमने देखा है। अब ये टोन का आंसर मिला। सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चन मैं आज फिर भी फोकस करूँगा वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है इन्फ्रेंस का आंसर ढूँढना। इन्फ्रेंस में क्या करना है फिर से मैं आपको बता चुका हूँ। मेन आइडिया का क्वेश्चन हर बार आया है। मेन आइडिया में आपको पूरा मतलब पर्टिकुलर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है ना? ब्रॉड सोचना है। वही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा जिसमें ब्रॉड मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन, है ना? क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस है क्योंकि एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेन था इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन्स ये तो काफ़ी ईज़ी है, आप समझ ही गए होंगे। अब आप कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि मेन आइडिया अगर आपने बताया है सर, तो 2 लाइन्स या 3 लाइन से हमें पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो उसके लिए स्कैन करने की हैबिट बनाएँ। हमें पता होना चाहिए कि हमें स्कैन कैसे करना है। मतलब कि 2 या 3 लाइन्स के बाद जो आपने समझी है, उसके बाद क्या हो सकता है ना? क्या हो सकता है? ये थोड़ा-सा आपको स्कैन करने की आदत होनी ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 6G में क्या हो सकता है? 5G के बारे में दे रहा हूँ, 6G के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप सभी को पता है कि 6G में और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। ईज़ी है ना आपके लिए वो चीज़ बताना, क्यों ईज़ी है? क्योंकि आपकी पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस में है। आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हो कि 5G में क्या टेक्नोलॉजी मिल रही है, 4G में क्या मिल रही है, 3G में क्या मिलती थी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप आसानी से आंसर दे सकते हो, स्कैन कर सकते हो अपना कि आगे 6G के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, स्कैन। इसी तरीके से जब आप 2 या 3 लाइन्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे कुछ आरसीज़ को करने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि कई साल लगते हैं, है ना? पर थोड़ा वक़्त लगता है कुछ, तो अपने आप को कुछ वक़्त दें, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कैन करने की हैबिट भी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की स्ट्रैटेजीज़ हमारी क्या होनी चाहिए? अप्रोच कैसी रहनी चाहिए हमारी? अब 60 डेज़ का टाइम है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो व्हाट शुड वी स्टडी, है ना? तो सबसे पहले अपनी हैबिट बनाइए, रीड 60 एसेज़ बिफोर योर एग्ज़ाम्स। एओन से आपको 60 एसेज को रीड करना है। इसमें आपको ज़ोनरा वाइज़ रीडिंग करनी है। ज़ोनरा वाइज़ का मतलब है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं। आज आपने मॉर्निंग में इकोनॉमी कर लिया तो शाम को आपने कोई हिस्ट्री बेस कर लिया, नेक्स्ट डे आपने लिटरेचर कर लिया, तो नेक्स्ट डे आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कर लिया। ये मैंने एक ऐसी वेबसाइट आपको बता दी है जो काफ़ी हेल्प करेगी आपको। और देखिए, अगर आपको मैं एक ऐसा पैसेज देता हूँ, जिसके बारे में आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसका आंसर करने में आपको प्रॉब्लम होगी, है ना? जल्दी टाइम मैनेजमेंट अगर हम कंसर्न करें, हालाँकि उसका भी मैं आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगा आपको। तो आपको अगर ऐसे चांसेस कहाँ से हैं कि मुझे जो एसेज़ मुझे मिल रहे हैं अपने एग्ज़ाम में, कि उन एसेज़ का सोर्स क्या हो सकता है, वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैंने कहा है कि एओन से आप 60 एसेज़ तो ज़रूर रीड करना है इस वेबसाइट से, राइट? वो आपकी एग्ज़ाम में बैठने से पहले। सेकंड, अब ये जो स्ट्रैटेजी है, आपके ऊपर भी थोड़ी डिपेंड करती है ना? एक जैसे मैं एक जर्नल वे में बताऊँ, तो जर्नल वे में तो एक सिंपल है कि आप कोई छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम की भी बात करें, तो जनरली वर्बल में ही बच्चे को प्रॉब्लम आती है। सो अपने अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्व मिनिमम 2 और 3 आरसी प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्ट।
इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि सर मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अभी उतनी कमांड नहीं आ पा रही है 2-3 करने के बाद, तो नंबर्स बढ़ा सकते हैं। ये फिक्स नहीं है ना? इस पे मतलब कि 2 या 3 ही करने हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम इतना ज़रूर करना है। फोकस ऑन ट्रांजिशन वर्ड्स यानी कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स जिनको बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स पे फोकस करना है। एग्ज़ाम्पल जैसे बट, हाउएवर, दीज़ टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज़ ये टाइम मैनेजमेंट है, कि हम गिवन टाइम में आरसी को कैसे सॉल्व कर लें, उसके लिए हमें एक और होता है पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, है ना? मैं लिख देता हूँ, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, ये भी याद रखना है। पैरेंथेटिकल मीन होता है, मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ अननेसेसरी, जैसे स्पेसिफिक फिगर्स गिवन है कि द इन्फ्लेशन रेट इन 2008 द इन्फ्लेशन रेट वाज 5.2, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स हो गया, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो दिस मुझे नॉलेज होनी चाहिए पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस की, ट्रांजिशन वर्ड्स की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स कैसे हैं? ये पार्ट काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपका व्हाइल सॉल्विंग आरसी। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, किन सेंटेंसेस को अवॉइड करूँ, एक-एक वर्ड पे फोकस नहीं करना है, ये टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो इनके आपको पहले से प्रैक्टिस अपना करके रखना है, ये स्ट्रैटेजी है ना? मिनिमम ये स्ट्रैटेजी हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस की और डिटेल हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये हमारी स्लाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट अपीयर इन दिस टेस्ट टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस for the CLAT examination and to get a detailed guidance of further improving yourself for CLAT examination। एक ये फ्री टेस्ट हमारा है, जिसको आप सबको अटेम्प्ट करना है। इसमें अपने आप को आप जज कीजिए कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, कितनी परफॉर्मेंस है आप, और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इससे टेस्ट के बाद आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको आपको ज़रूर एक बार देखना है, चेक इट आउट। तो साथ अभी इतना ही रखता हूँ, इस वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई बिलीव कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप एज़ यूजुअल जितना हो सके तो सोशल मीडिया पे। थैंक यू।